ए वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से आप सभी का इस ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर खूब खूब स्वागत है, जहां मैं आप सभी के लिए फिजिक्स की एक धुरंधर सीरीज लेकर आ गया हूं जिसका नाम है लेवल अप फिजिक्स। जब भी हम 2025 के नीट के पेपर को देखते हैं मित्र, तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, हम इस संकोच में जरूर पड़ जाते हैं कि सर अगर नीट 2026 के पेपर का लेवल भी 2025 की तरह हार्ड आया तो हम क्या करेंगे। और उसी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस ज्ञान धारा एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर आप सभी के लिए एक यूनिक सीरीज लेकर आया हूं जो आपको शायद इस इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जहां पर आपको ऐसी फिजिक्स पढ़ाई हुई दिख जाएगी, जहां वन शॉट लेक्चर 8-8 10-10 घंटे में आपको पूरी फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज करवाया जा रहा है। मुझे नहीं पता वो कैसा है क्या है, आई डोंट नो, बट मैं इतना जानता हूं कि बच्चे की फिजिक्स में मुख्य समस्या यह होती है कि उसको चीजें समझ में तो हमेशा आ जाती है। अगर एक क्लास 12th पास कोई व्यक्ति है तो उसको फिजिक्स के थोड़े बहुत कंसेप्ट बेसिक पता है, बट उसकी मेन समस्या यह होती है कि जब मित्र नीट में सवाल पूछा जाता है तो हमसे वो नीट वाला सवाल नहीं बन पाता है। और उसी समस्या का समाधान मैं लेके आया हूं। इस क्लास का मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फिजिक्स बेसिक से एक एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। इस क्लास का मोटिव यह है कि अगर आपको फिजिक्स आती है तो फिजिक्स जो आती है उसको यूज कर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वही सिखाने के लिए मैं सुधांशु कुंजोत, करंटली आई एम 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड पिछले 2-3 वर्षों से नीट के बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं। और कई लोगों को अब तक मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरे गाइडेंस के थ्रू ले जा चुका हूं और अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम्हारी भी यही समस्या है कि भैया फिजिक्स तो समझ में आती है बट हमसे सवाल नहीं बनते, हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो भाई ये सीरीज तेरे लिए है। 25 से 30 दिन लगेंगे मुझे, हर रोज एक चैप्टर को पकड़ूंगा और उस एक चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये बात मान लेना, हम उस 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको फिजिक्स के उस चैप्टर के हर टॉपिक के सवालों को यहां करके दिखाएंगे। और वो सवाल मामूली सवाल नहीं होंगे मित्र, वो सवाल होंगे जेई एडवांस के, जेई मेंस के, एम्स के, असर्शन रीजन या फिर नीट में जो हार्ड पूछे गए हैं। यहां तक कि नीट 2025 के सवाल भी मैं आपको कराऊंगा और वो नॉर्मल तरीके से नहीं जैसे सब करते हैं और करवाते हैं। हम वो तरीके सीखेंगे जहां चुटकी बजाते ही इन सवालों का आंसर आएगा। मैं आपको फिजिक्स से डर भगा दूंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं इस सीरीज के थ्रू। अगर यकीन नहीं आता एक लेक्चर देखिए, एक लेक्चर का केवल एक सवाल देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। और ऐसे ही सवालों को हम सॉल्व करेंगे जो दिखने में बहुत बड़े हार्ड हैं, कंसेप्चुअल है, जहां 1, 2 या 3 दिन कंसेप्ट एक साथ अप्लाई करने पड़ रहे हैं, जिनको देखकर तुम्हें डर लगता है, उन सवालों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये सीरीज उन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको फिजिक्स की पी भी नहीं आता, ठीक है। आप लोग पहले बेसिक क्लियर करें फिर आए। कौन इस सीरीज को देख सकता है? इस सीरीज को वो दे सकते हैं जिनके फिजिक्स बेसिक क्लियर है, जिनको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, इतनी फिजिक्स आती है कि वो क्लास 12th में फिजिक्स जितनी पूछी जाती है, बोर्ड के पेपर में जितनी फिजिक्स पूछी जाती है वो अच्छे से बना पाए हो। अगर वो उनको आती है तो ये सीरीज आपके लिए है। नीट के लिए प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको सिखा देंगे। और जो पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर एक विमीय गति या सीधी रेखा में गति, जो चैप्टर है उससे हम शुरू करेंगे मित्र। डेली हम एक एक चैप्टर को खत्म करेंगे, 1D मोशन से शुरू करेंगे। सर यूनिट एंड डायमेंशन क्यों नहीं पढ़ाया, बेसिक मैथमेटिक और वेक्टर क्यों नहीं पढ़ाया? भाई बेसिक मैथमेटिक और वेक्टर जो है उससे कभी सवाल आपको नीट में बहुत कम चांस है कि डायरेक्ट देखने को मिले। उससे हमेशा सवाल दूसरे चैप्टरों में यूज होता है, ऐसा पूछा जाता है, वो बेसिक के लिए होते हैं। तो बेसिक के लिए चीजें हम यहां नहीं पढ़ेंगे, हमारा काम है लेवल अप करना, एक वो लेवल बढ़ाना जिससे कि हम क्लास 12th बोर्ड वाला लेवल तो है बट वहां से नीट को कैसे क्रैक कर पाए, नीट 2025 में जैसे क्वेश्चन आए उनको कैसे फोड़ पाए, वो काम हम यहां करेंगे। और यूनिट एंड डायमेंशन क्यों नहीं पढ़ाया मित्र? यूनिट एंड डायमेंशन में क्या करते हैं हम? यूनिट एंड डायमेंशन में हम सभी जितनी भी राशियां पूरी फिजिक्स के अंदर हैं, जितनी भी क्वांटिटी पूरी फिजिक्स के अंदर है, उन सभी क्वांटिटी की अपन को डायमेंशन लिखना आनी चाहिए। डायमेंशन कैसे लिखेंगे सर? डायमेंशन लिखेंगे जब हमको उसका फॉर्मूला याद हो। जब आपको पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे तब डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है। हम पहले पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, सभी फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, सभी के क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद डायमेंशन आप खुद लिखोगे, मैं यहां कुछ लिखूंगा, डायमेंशन आप खुद लिख दोगे। यूनिट एंड डायमेंशन हम लास्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। शुरू हम 1D मोशन से कर रहे हैं, तो आप एक एक सवाल देखते जाइएगा कि क्या जादू है मेरे इस पेन में और इस नॉलेज में। फिजिक्स में मित्र नीट के एग्जाम में 165 मार्क्स और जेई मेंस के एग्जाम में 99.6% लाया हूं। पहला सवाल आपके सामने है, पढ़िएगा क्या सवाल है और ये सवाल कहां पूछा गया है वो देख लीजिएगा भाई। जेई एडवांस में ये सवाल पूछा गया है, नीट के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया है और जेई मेंस में भी ये सवाल पूछा गया है। तीनों ही एग्जाम जो महत्वपूर्ण है
आईआईटी और नीट के, उन सभी में ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लगभग आपको 2 पेज लगेंगे, मेरे को 2 पीपीटी लगेंगे, बट मैं चुटकी बजाते ही इसका आंसर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा लूंगा, ठीक है। क्या है भाई सवाल, ए पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। एक पार्टिकल है जो कि एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, उसमें नीचे आना शुरू करता है, ठीक है बॉस। इफ एस एन इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फ्रॉम टाइम इक्वल्स टू n-1 सेकंड टू n सेकंड, यानी कि एस एन वो डिस्टेंस है मित्र, एस एन वो दूरी या वो डिस्टेंस है जो n-1 सेकंड से n-1 सेकंड से n सेकंड तक ट्रैवल की गई है। क्या बोला है, एस एन वो डिस्टेंस है जो n-1 सेकंड से n सेकंड तक ट्रैवल की गई है। मेरा काम यहां क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना है, मैं खुद सॉल्व करके नहीं जाऊंगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ एस एन प्लस एस एन प्लस 1, ठीक है। तो देखो भाई क्या है सवाल, मेरी बात समझना। सवाल ये है मित्र कि एक पार्टिकल है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर ट्रैवल करता है, अरे आप किसी भी प्लेन पर करवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां ये बोला गया है कि एस एन एक डिस्टेंस है, एस एन एक डिस्टेंस है जो कि कब ट्रैवल होती है, n-1 सेकंड से s-1 सेकंड से n सेकंड तक, n-1 सेकंड से n सेकंड तक। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, आस्क क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है मित्र, क्वेश्चन में सर पूछा है एस एन मतलब n-1 सेकंड से n सेकंड तक आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो, और एस एन प्लस 1 में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की उनका रेशो पूछा है। समझना भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि एस एन वो डिस्टेंस है जो अपन ने n-1 सेकंड से n सेकंड तक ट्रैवल की, और पूछा क्या है, तो सर ये जो एस एन है उसका और अगले 1 सेकंड में ट्रैवल्ड डिस्टेंस का रेशो निकालिए। समझना, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहें नॉर्मल मेथड से, तो एस nth सेकंड का जो फॉर्मूला होता है, एस nth सेकंड का जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले को यूज कीजिए, एक एस nth के लिए इक्वेशन बनाइए, एक एस n प्लस 1 के लिए इक्वेशन बनाइए, और दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर क्या नीट में हमारे पास इतना समय है, नहीं है। क्या ये सवाल नीट में पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। क्या जेई एडवांस में पूछा गया, क्या जेई मेंस में पूछा गया। क्या हमारे पास इतना समय है कि हम इतना कुछ करें, नहीं है सर समय। तो क्या करें, सुन मेरी बात, यहां क्या बोला है, n-1 सेकंड से, समझने में समय जरूर लगेगा पर करने में नहीं। n-1 सेकंड से n सेकंड तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, sn, यानी कि sn डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल की है, देखो n-1 सेकंड से n सेकंड तक आने में sn डिस्टेंस ट्रेवल की। क्या, यानी कि मैं ये कह सकता हूं sn डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो अपन ने 1 सेकंड में ट्रेवल की। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, sn डिस्टेंस वो डिस्टेंस है सर जो अपन ने 1 सेकंड में ट्रेवल की। भाई n-1 से n सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस sn है, तो sn कितने टाइम में, sn जो है वो डिस्टेंस कितने टाइम में अपन ने ट्रैवल की, तो 1 सेकंड में ट्रैवल की, ठीक है सर। क्वेश्चन में पूछा है sn और sn प्लस 1 का रेशो, n प्लस 1 का रेशो, यानी कि अगले 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी ये पूछा है। तो सुनना भाई, अगर पहले सेकंड में n डिस्टेंस ट्रैवल होती है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या ये बात तुम जानते हो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए सर सेम समय में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है। पहले सेकंड में अगर s डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है तो दूसरे सेकंड में क्या 3s डिस्टेंस ट्रैवल होगी, क्या तीसरे सेकंड में क्या 5s डिस्टेंस ट्रैवल होगी, और क्या चौथे सेकंड में 7s डिस्टेंस ट्रैवल होगी। क्या इस बात को तुम जानते हो? यस सर जानते हैं। तो सुन मेरी बात, अगर n-1 से n आने में sn डिस्टेंस ट्रैवल की, यानी कि sn डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल की, और पूछा है कि sn प्लस 1 यानी कि अगले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो क्या वो 3sn करेगा, क्या वो 3sn डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यस सर, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि sn ओपन sn प्लस 1 का रेशो 1:3 होना चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, बताइए एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग एक बार धुआंधार तरीके से। क्या कंसेप्ट चमका या नहीं चमका, क्या कंसेप्ट चमका या नहीं चमका, चमका सर। तो अब चलते हैं सवाल की ओर, सर यहां तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है 1:3 वाला। अरे तो नीट और जेई वाले इतने बेवकूफ थोड़ी है जो तेरे को सीधा ऑप्शन दे देंगे। चेक किया जाए, क्या किया जाए, इस n की जगह तू 1 2 3 4 5 जो तेरी मर्जी हो वो रख ले, और रखकर जब तू इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो जिस ऑप्शन का आंसर 1/3 आ जाएगा वो ऑप्शन तेरा सही है। आइए सर सॉल्व करते हैं पहले को। क्या है 2n-1 ओपन 2n+1, n की जगह मैंने 1 रख दिया तो 1 × 2 2 2 - 1 1
इधर भी 1 रख दिया तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, तो क्या 1/3 आंसर आ गया। क्या पहला ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही। आप बाकी के ऑप्शन चेक करके देख लीजिए, आपको आंसर नहीं मिलेगा। सर ये क्या गणित समझा दिया आपने? अरे देखो, तुम अब तक s nth सेकंड की इक्वेशन लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, कर सकते हो, सही है, पर भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। फिजिक्स इज अ फील लो थोड़ी सी। कैसे फील लेनी है? n-1 सेकंड से n सेकंड तक बंदे ने s डिस्टेंस ट्रैवल की है, मान लिया, यानी कि s डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल की? सर 1 सेकंड में ट्रैवल की। अब बोला है कि Sn+1 में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि अगले 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म 1D मोशन में पहले सेकंड में अगर s डिस्टेंस ट्रैवल होती है तो दूसरे सेकंड में सर 3s डिस्टेंस ट्रैवल होती है। तो इन दोनों का रेशियो 1:3 होना चाहिए। और आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको ऑप्शन में जहां 1:3 मिल जाए उस ऑप्शन को टिक करिए। क्या कंसेप्ट चमका? ऐसे ही नहीं बोल रहे थे इतने कॉन्फिडेंस है कि धुआं बना देंगे पूरी फिजिक्स का। देखते रहिए आप आगे कैसे बनाते हैं धुआं, ठीक है। असली सॉल्व करने का तरीका ये रहा, आपको 2 अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए मित्र, असर्शन रीजन सवाल की ओर चलते हैं, जैसा नीट में पूछा जाता है। असर्शन रीजन सवाल की ओर क्या है सवाल? एम्स में आ रखा है, एम्स 2015 में, एम्स 2015 में ये सवाल आ रखा है। क्या सवाल है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या बोला है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है मित्र, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, देखो जब भी जो आगे लिखा रहे उसको वाई एक्सिस पे लिखना, बाद वाले को एक एक्सिस पे, ठीक है। ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस सर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप रहता है वो अपन को क्या बताता है सर? जो स्लोप रहता है वो अपन को एक्सेलरेशन बताता है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कितना होना चाहिए? 0। तो स्लोप 0 कब होगा? जब एक स्ट्रेट लाइन बने ग्राफ में, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल होनी चाहिए किसके? टाइम एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेटमेंट असर्शन सही है। रीजन क्या है? इन यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम। अरे भाई क्या बोल रखा है यहाँ, देखना क्या बोल रखा है कि इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीज। क्या वेलोसिटी इंक्रीज होती है? अरे नहीं भाई, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर एक्सेलरेशन 0 है, सॉरी एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो अपना गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। क्या सीखे हम सर? हम ये सीखे कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, क्या सीखे हम? यूनिफॉर्म 1D मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन रहता है वो 0 होता है, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जानते हैं सर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो अपन को क्या देगा सर? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो अपन को क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। और एक्सेलरेशन को अगर आपको 0 करना है, क्या स्लोप को भी 0 करना होगा? यस सर, 0 करना होगा। और स्लोप 0 कब होगा? जब आप एक स्ट्रेट लाइन बना दे जो कि टी के पैरेलल रहे। सर अगर हम स्ट्रेट लाइन ऐसी ना बनाकर, हम स्ट्रेट लाइन ऐसी ना बनाकर अगर ऐसी बना दे नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा गधे, इसके लिए तो स्लोप कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है अगला सवाल मित्र? देखिएगा अगला सवाल एम्स 2012 में पूछा गया है। बढ़िया सवाल है भाई, पढ़िएगा। एम्स 2012 में पूछा गया है सवाल, सब बेहतरीन सवाल है। जेई मेंस, जेई एडवांस, एम्स के सवाल है। एम्स 2012 के एग्जाम में पूछा गया सवाल, जाके चेक कर सकते हैं। क्या है देखना, ए बॉल इज रिलीज्ड। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों मीडियम में, और मैं पढ़ा बिल्कुल इंग्लिश में रहा हूं। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर जिसकी हाइट एच है। ठीक है, थोड़ा और छोटू कर लो क्या इसको? कर लो सर, कर लो सर। ठीक है, एक टावर है भाई। कौन सा टावर? क्या मोबाइल का टावर? जब पुराने जमाने में आपको कहीं फोन लगाना होता था और फोन नहीं लगता था, टावर के ऊपर बैठते थे। तो वही हुआ है कि यहां पर अपन ने टावर के ऊपर एक आदमी को बैठा दिया। अब उस आदमी में थोड़ी सी क्या है कि कुछ न कुछ हरकत करने की आदत है। तो उसने क्या किया, एच मीटर का ये जो टावर था वहां से एक गेंद को क्या किया, नीचे फेंक दिया। अब उस आदमी का दिमाग जो है भाई वो बिल्कुल सर्किट आदमी है, उसको हर चीज सोचता है, वो जिज्ञासु आदमी है बिल्कुल। तो क्या किया, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच मीटर, इट टेक टी सेकंड टू रीच द ग्राउंड। किसी ज्ञानी आदमी ने उसे बताया कि इस बॉल को यहां से यहां तक आने में टी सेकंड लग रहा है, कैपिटल टी सेकंड लग रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल एट t/3 सेकंड। मतलब क्या बोला भाई, समझिएगा सवाल। आइए मित्र, आइए, बिल्कुल आइए, आपको समझाते हैं सवाल कैसे करना है।
एक एच हाइट का टावर था, इसके ऊपर से एक गेंद को नीचे फेंका, इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है? टी समय लग रहा है। जी सर, क्या टी समय लग रहा है सर? जी सर, टी समय लग रहा है। टी समय लग रहा है या नहीं लग रहा है? टी समय लग रहा है। अब ये बोला कि यहां से यहां तक आने में तो टी समय लग रहा है, तो t/3 समय में ये कहां तक पहुंचेगी? अरे सीधी सी बात है सर, टी समय में वो h हाइट कवर कर रही है, तो t/3 समय में कितनी हाइट कवर करेगी? h/3 करेगी। आंसर टिक कर दीजिए। नहीं मित्र, गलत है आपका सवाल। आपका जो आंसर है वो गलत है। जो जैसे जैसे ये गेंद नीचे आती है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो ये डिस्टेंस और ज्यादा कवर करती है। यानी कि मेरी बात सुनना, अगर इसने पहले t/3 समय में, फर्स्ट t/3 समय में अगर इसने x डिस्टेंस कवर की है, अगले t/3 समय में इसने y डिस्टेंस कवर किया है, तो ये y डिस्टेंस x से ज्यादा होगी मित्र। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जैसे जैसे गेंद नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तुम ऊपर से एक बॉल को छत से नीचे फेंक के देखिए, जब आप छत से नीचे फेंकेंगे वहां से तो आप गेंद को छोड़ रहे, आपने कोई वेलोसिटी दी नहीं, पर नीचे वो बहुत तेजी से टकराएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। तो यहां से हमको ये बात समझ में आई सर। क्या बात समझ में आई? कि जब हम इसको यहां से फेंक रहे हैं तो यहां आते आते इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। यहां तो इनिशियल वेलोसिटी u = 0 से फेंका, बट यहां आते आते बढ़ जाएगी। यानी कि t/3 समय में h/3 तो डिस्टेंस तय नहीं करेगा। कितनी तय करेगा? फिर वही कंसेप्ट लगाइए, इसको 3 भागों में बांट दीजिए। पहला t/3 समय, दूसरा t/3 समय, तीसरा t/3 समय। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं सर, तो सेम समय अंतराल के बीच में किए गए डिस्टेंस में रेशो होता है 135। यानी कि अगर वो पहले t/3 समय में x डिस्टेंस तय कर रहा है, तो अगले t/3 समय में वो 3x डिस्टेंस तय करेगा, अगले t/3 समय में वो 5x डिस्टेंस तय करेगा। क्या बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्या अब हम इस सवाल को कर सकते हैं? क्या अब हम इस सवाल को कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। इसने पूछा कि t/3 समय पर गेंद कहां होगी? सर t/3 समय पर गेंद यहां होगी। तो मैं मान लेता हूं इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल कितना है मित्र? 9x। अगर टोटल 9x है उसमें से वो x तय कर चुका है, यानी कि यहां तक आ चुका है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसके द्वारा जो तय डिस्टेंस है वो x/9x इंटू टोटल हाइट कितनी थी? h। तो क्या h/9 मतलब कि इसने t/3 समय में h/9 डिस्टेंस कवर कर ली है। और बाकी कितनी है? रिमेनिंग कितनी है? सर रिमेनिंग है 8h/9। रिमेनिंग कितनी है? 8h/9। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो यहां बोला है 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितना ऊपर रहेगा वो? देखो भाई, टोटल हाइट h थी, ठीक है, जिसमें से वो h/9 कवर कर चुका है और 8h/9 बाकी है, तो वो ग्राउंड से कितना ऊपर है? 8h/9 ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अपना सही हो जाएगा। क्या चमका? क्या समझ में आया आपको सवाल भाई? चेक कीजिए एक बार कैसे किया। सेम समय अंतराल में किए गए विस्थापनों का अनुपात 1, 3, 5, 7 होता है, ठीक है। तो टोटल टी समय लग रहा था, t/3 सेकंड में कहां तक पहुंची वो? तो उसी टाइप का सवाल एम्स में ये पूछा गया है, जेई मेंस में पूछा गया है, हो सकता है अब नीट में आ जाए। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही करवाए जा रहे हैं आपको। देखो सॉल्व करने का तो तरीका बहुत लंबा है। अब अपन को अगर इसी तरीके से सॉल्व करना होता तो सुधांशु भैया से पढ़ने का फायदा क्या होता? इक्वेशन बनाओ सोल्व करो, इक्वेशन बनाओ सोल्व करो। अगर ये करना होता तो इस क्लास को देखने का क्या फायदा? ये तो हमको क्लास 12 में हमारे स्कूल के मास्टर ने भी सिखाया था भाई। स्कूल के मास्टर ने सिखाया था तो वही करके नीट नहीं निकल जाता? नहीं निकलता है सर। क्यों? क्योंकि स्कूल में तो बड़े बड़े डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड की कॉपी भरनी होती है, और जब बोर्ड की कॉपी भरनी होती है तो हम सवाल को और लंबा करने की कोशिश करते हैं। पर नीट में तो सर हमें 40 सेकंड में एक सवाल करना है। 40 सेकंड में जब एक सवाल करना है, क्या इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन लिख सकते हो? नहीं। ये मैं आपको बताने के लिए इसलिए लाया हूं कि कितना बड़ा सॉल्यूशन था, बट सिंपल सी बात है, t/3 और t/3 में कितना कितना कवर करेगा? s, 3s, 5s कवर करेगा। तो ये समय जा चुका, मतलब 9s में से s कवर कर चुका है, तो 8s/9 जो है इतना डिस्टेंस कवर करना बाकी है। एक लाइन में आंसर आएगा आपका। बस समझाने में मेरे को थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आइए भाई, धुआंधार सवाल आपके सामने है। नीट का और एम्स में पूछा गया धुआंधार सवाल आपके सामने है। यह सवाल एम्स में 2 बार पूछा गया है, 2004 में, 2007 में। मैं बार बार एम्स के सवाल क्यों करवा रहा हूं पता है तुमको? समझना मेरी बात। एनटीए को या आपकी जो भी कंडक्टिंग एजेंसी है नीट की, उसको जब भी नीट में बड़ा अच्छा मुश्किल सवाल बनाना होता है, जैसे कि 2025 में बनाए, तो वो ये नहीं करती है कि खुद दिमाग लगाकर कुछ नया बना दे। वो क्या करती है पता है? जो एग्जाम पहले
मुश्किल होते थे, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती थी और जिनका लेवल अच्छा रहता था, उनके कुछ सवाल उठाकर आप यहां रख दो। ये काम करती है एनटीए। तो अगर एनटीए को इस साल 1D मोशन से कुछ अच्छा सवाल बनाना हुआ तो वो क्या करेगी पता है? जेई मेंस का, जेई एडवांस का या एम्स का कोई पुराना सवाल जो पहले पूछा गया, अब एम्स का एग्जाम नहीं होता है, तो जो पहले पूछा गया उसको ही थोड़ा तोड़ बदल कर यहां रख दो। तो अपन वही कर रहे हैं। जो क्वेश्चन जेई मेंस में, जेई एडवांस में, एम्स में बहुत ट्रिकी थे, अच्छे थे, देखने में बच्चे के हाथ कांप जाएगी, भाई ये कैसे होगा, ऐसे सवालों को यहां सॉल्व करवा रहा हूं मैं, ताकि जब वही सवाल रिपीट हो नीट में तो अपन आंख बंद करके टिक मार मार के बस आगे बढ़ते रहे। तो देखना क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो है रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन मोशन। अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने, अरे ये क्या पूछ लिया सर, हमको तो आज दिन तक ग्राफ बनाना सिखाया था, हमको तो हमारे टीचर ने ग्राफ बनाना पूछा था। अब तो आप ये पूछ रहे हो कि इनमें से कौन सा वेग समय ग्राफ एक वस्तु की यथावर्ती स्थिति को दर्शाता है, यानी कि रियलिस्टिक सिचुएशन को बताता है। सर हमने तो जितने ग्राफ पढ़े हम तो यही समझते थे कि सब रियलिस्टिक है। नहीं मित्र, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि रियलिस्टिक कौन सा है और गलत कौन सा है, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, अपना एक गोल्डन रूल है, एक गोल्डन रूल है, उस गोल्डन रूल को ध्यान रखना है। क्या है मित्र गोल्डन रूल? मित्र गोल्डन रूल यह कहता है कि समय बलवान है। समय क्या है? बलवान है। समय बलवान है। समय बलवान है मतलब टाइम जो है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता था। आपको ऐसा ग्राफ ढूंढना है जिसके अंदर टाइम रिवर्स हो रहा है, वो ग्राफ गलत है। जहां टाइम एक ही बार सीधा आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं आ रहा, वो जो ग्राफ है वो अपना सही है। यानी कि सर जीवन का गोल्डन रूल भी हम यहां सीख गए। क्या सीख गए? कि समय बलवान है मित्र। और क्लास की शुरुआत भी मैंने इसीलिए इसी शायरी से की थी कि ए वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। ठीक है, तो आप सबको भी थोड़ा सा मोटिवेशन देकर मैं यही कहूंगा, समय बलवान है। अगर इन 40-50 दिन मेहनत कर ली, सब भूलकर अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर ली, हमारे साथ पढ़ लिए, तो हम गारंटी देते अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलोगे। आपको मैं इन 40-50 दिनों का महत्व समझा देता हूं। आपको ये जो 40 से 50 दिन है इनकी इंपॉर्टेंस समझो। अगर इन 40 से 50 दिन आपने बढ़िया हार्ड वर्क कर लिया, भगवान पे ट्रस्ट कर लिया, केवल भगवान पे ट्रस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये कर लिया और दूसरी काम आपने बेईमानी कर ली, दो काम कर लिए। तो अगर आपने ये वाला काम किया तो आज से 40-50 दिन बाद आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज सर्च करनी पड़ेगी। और अगर बेईमानी की इस समय के साथ, तो ये समय आपको अगले साल कौन सी कोचिंग से वापस तैयारी करनी है ये दिखवाएगा। ठीक है, तो कैसे दिन आपको देखने हैं वो आप सोच लेना। समय बलवान है मित्र, ये ध्यान रखना। और जब भी आपको ये पूछा जाए कि कौन सा ग्राफ 1D मोशन या 2D मोशन किसी भी मोशन के लिए सही है, तो जिसमें टाइम रिवर्स नहीं हो रहा है वो ग्राफ सही है। सर थोड़ा अपनी भाषा में समझाइए ना, आइए अपनी भाषा में समझते हैं। देखना भाई, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। अगर अपन यूं जा रहे हैं तो आपको यूं ही जाना है। वापस अगर आप पीछे आ रहे हो इसका मतलब वो टाइम रिवर्स कर रहे हो। यहां क्या हुआ, पहले यूं गए फिर वापस आए। देखो यहां से यहां जा रहे थे तब तक यहां इस एक्सिस पर टाइम जो था वो बढ़ रहा था, फिर जब आप ऐसा आ रहे हो मतलब वापस टाइम पीछे गिरो। अरे तुम्हारी मर्जी चलेगी, जब तुम चाहो तब समय में आगे चले जाओ पीछे चले जाओ, तुम्हारे पास डायरीमोन वाली टाइम मशीन थोड़ी है, नहीं है। तो यहां पर समय वापस पीछे आ रहा है, तो ये ग्राफ कभी नहीं हो पाएगा। सर क्यों नहीं हो पाएगा? आपको सिंपल सी बात बताई, पहले आप आगे जा रहे हो फिर समय को पीछे ला रहे हो, समय आपके हाथ में नहीं है, ग्राफ नंबर ए गलत हो जाएगा। सी को देखिए, पहले आप ऐसा जा रहे हो फिर ऐसा जा रहे हो फिर वापस पीछे आ रहे हो, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसलिए तो गोल ही घूम रहा है, एक समय चक्रव्यूह में फंस गया है। तो आप पहले समय को आगे ले जा रहे हो फिर समय को पीछे ला रहे हो, ये भी नहीं होगा। ये देखिए कितना आइडियल आदमी है, समय के साथ साथ चल रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आ रहे हैं, ये ग्राफ तुम्हें जीवन की सही डेफिनेशन जो है वो सिखाएगा। आप समय के साथ चलते रहिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो जरूर आएंगे मित्र, पर जब आप समय के साथ चलते रहेंगे तो आप हमेशा सही साबित होंगे। ये क्वेश्चन आपको ये जीवन का बहुत बढ़िया सार समझा के जाता है मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो था वो अपना सही था, आगे बढ़िएगा। आइए भाई आइए, क्या है अगला सवाल, कहां पूछा गया? ये भी जेईई एडवांस में पूछा गया है। सर आप तो धुआंधार सवाल लेके आ गए हो जेईई एडवांस एम्स में इन सबके। सर इससे मुश्किल भी कुछ आ सकता है। सुन भाई, मैं जब ये तेरे को पूरे सवाल करवाऊंगा ना, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एम्स, इसके बाद तुझे नीट 2025 का फुद्दू सवाल करवाऊंगा। आज तुझे नीट 2025 का सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है,
तू ये सारे सवाल मेरे साथ करता जा, नीट 2025 का सवाल फुद्दू लगे और तू एक बार में टिक कर आगे नहीं बढ़े, मेरा नाम बदल देना, ऐसा कंसेप्ट चमका दूंगा, दिमाग में फिट कर दूंगा। बस एक ही शर्त है कि पूरा कंसंट्रेशन क्लास में होना चाहिए। और नीट 2025 तो बहुत बड़ी बात है, उसमें तो और भी पेन चलाना पड़ जाए, पर उसके अलावा जितनी नीट है 20 से लेकर 24 तक, आंख बंद करके भी टिक करोगे तो आंसर सही टिक होगा, ऐसा बना दूंगा। बस एक ही शर्त है, ध्यान से समझते जाइए जो समझा रहा हूं। ए पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस दिस एक एक्स एक्सिस की आपको इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम पार्टिकल चेंज डायरेक्शन। अरे भाई साहब ये फिर क्या पूछ लिया सर आपने, फिर क्या पूछ लिया? हम तो आज दिन तक अगर एक्स की इक्वेशन देते थे, हमें तो आज दिन तक एक्स की इक्वेशन देखते थे तो वेलोसिटी पूछ लिया जाता था, हम इसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल लेते थे। ये क्या पूछ लिया कि पार्टिकल कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ये कैसे निकालेंगे सर, ये कैसे निकालेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल लेते थे, एक बार डिफरेंशिएशन और कर कर। ये आपने क्या पूछ लिया जिसके अंदर आप ये बोल रहे हो कि एक्स की इक्वेशन दे रखी है और आप ये बोल रहे हो सर कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम पार्टिकल चेंज दिस डायरेक्शन। आपने तो सर ये बोल दिया कि एक डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, और बोल रहे हो कि वो कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। सर ये कैसा सवाल है, कैसे करेंगे? जब तक हम हैं आपके साथ निश्चिंत रहिए आप, हम आपको सिखाएंगे कैसे करेंगे सवाल। एक कण एक्स अक्ष के साथ इस प्रकार गतिमान है कि x इक्वल्स टू 2t की पावर 3 माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t। यह पता करिए कि कण कितनी बार अपनी दिशा को बदलेगा। आप में से जिन व्यक्तियों ने इस टाइप का सवाल कर रखा है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, एम्स में यह सवाल पूछा गया है। इस टाइप के ट्रिकी सवाल हमेशा एम्स में पूछे जाते थे। देखिएगा भाई कैसे करेंगे, बहुत आसान सी बात है भाई। जब भी आपको इस टाइप से x की इक्वेशन दे और बोले कि कण कितनी बार अपनी दिशा बदलता है, तो वेक्टर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के जितने रूट्स होंगे, वेलोसिटी के जितने रूट्स या मूल होंगे, वो मूल जो है वो जितने होंगे उतनी बार वो अपनी दिशा बदलेगा। क्या कहना चाहते हो सर, आइए समझिए। क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 2t की पावर 3 माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t। अब यहां से आप निकाल लीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आएगी सर, 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के जितने रूट होंगे, वेलोसिटी के जितने रूट्स होंगे, रूट्स या मूल क्या कहलाता है, अपन क्लास 10 में पढ़ते थे। तो किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे वो कैसे पता लगता है, उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर, उसकी मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही क्या होते हैं, उसके रूट्स या फिर मूल होते हैं। तो इसके कितने मूल होंगे, तो द्विघातीय समीकरण, या फिर जब भी हम द्विघातीय समीकरण जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो की बात करते थे, उसके 2 रूट होते थे। त्रिघातीय समीकरण के 3 रूट होते थे। याद करो 8वीं 10वीं का नॉलेज। तो जिसके जितने रूट होंगे उतनी बार वो अपनी दिशा बदलता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने अपने नोट्स में नोट नहीं किया है तो ध्यान रखना कि वेलोसिटी के जितने रूट्स होंगे, वेलोसिटी के जितने रूट्स होंगे इतनी टाइम वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। और रूट कितने होंगे अगर ये आपको निकालनी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी ये निकाल लीजिए। तो मैक्सिमम पावर यहां 2 है, तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी, 2 बार। तो यही जादू है मित्र हमारा। अब जब सॉल्व करेंगे इस सवाल को तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये। आप जब इन चीजों को पढ़कर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें है ये। पर जब आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप अपने सुधांशु भैया से पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे ही आंसर निकालेंगे। देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। जब ये सवाल आपके पास, ये तो मैंने सिखाने के लिए बताया, जब ये सवाल आपके पास मान लीजिए नीट के एग्जाम में आया, जिसने ये नोट नहीं किया है वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके नोट कर लीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूं जब ये सवाल आपके पास नीट के एग्जाम में आया, क्या करोगे, ये पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपको पढ़ने में कितना समय लगा देखना, 10 सेकंड या 5 सेकंड। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम पार्टिकल चेंज डायरेक्शन, कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा। अरे सर एक्स की इक्वेशन दे रखी है, एक्स की इक्वेशन में हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर कितनी है सर, मैक्सिमम पावर 3 है। तो वेलोसिटी में कितनी हो जाएगी, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि 2 आंसर जो है वो अपना सही है। विद इन 10 to 15 सेकंड आप इस आंसर को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आइए अगला सवाल। आइए भाई एक बार फिर ग्राफ आपके सामने है। जब भी ग्राफ की बात होगी आपको हमारा जलवा, हमारा चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ जो लगते हैं ना मंडी के, वो बहुत मुश्किल रहता है। अच्छे के धुएं निकल जाते हैं, पर हम इन ग्राफों के धुएं निकाल देंगे, देखना आप।
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो 4 पार्टिकल ए बी सी डी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आर शो एज फॉलो। चारों कणों ए बी सी डी की सीधी रेखा पर गति करते हुए वेग समय ग्राफ इस प्रकार दर्शाए जाते हैं। पूछा क्या है वो तो लिखा ही नहीं है, चेक कर लूं क्या मैं, क्या पूछा है वो देख लेते एक बार पीवाई। तो जैसा कि मैंने देखा तो ये पता लगा कि यहां पर आपको वीटी ग्राफ दे रखे हैं और इन चारों के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी जो है उनका ऑर्डर पूछा है। अरे सर ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं यार, अब कैसे कैसे सवाल लेके आते हो, कभी डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी, ये वो फालतू नाटक मत करो सर, सीधे सीधे सवाल कराओ। सीधे सीधे तो कर लिए तुमने खूब, अब टेढ़ों को भी कर लो। देखो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो 4 पार्टिकल, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के ला रहा हूं, ये सब नीट जेई एम्स वहां पूछे गए। ए बी सी डी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आर फॉलो, 4 ग्राफ दे रखे हैं आपको, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो समझिएगा गोल्डन कंसेप्ट को समझिएगा। हमारा कंसेप्ट क्या है कि सर एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी हो किससे, वीटी ग्राफ से, अगर आपको वीटी ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एरिया अंडर किसके अंडर में सर, कर्व के, एरिया अंडर कर्व जो होता है वो शो करता है किसको, एवरेज वेलोसिटी को। तो जिसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। क्या चमका या नहीं, बिल्कुल चमका। जिसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो मित्र देखिएगा इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर उसके अंडर में सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है, तो ये वाला है जिसके अंडर में सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है। तो सबसे पहले तो डी की होगी सर, उसके बाद ये सीधी लाइन है, ये उससे थोड़ी सी अंदर आ गई है, थोड़ी सी अंदर मुड़ गई थी, इसका इससे तो कम होगा सर, और ये थोड़ी बाहर आ गई है, मतलब श्योर इसका ज्यादा होगा। तो उसके बाद सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, डी सी ए बी, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। भाई क्या चाहता है तू, लो ऐसे टिक कर लिया, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। तो ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। भाई नीट वालों को जब भी मुश्किल पेपर बनाना होगा वो कुछ अलग पूछेंगे, और इस बात को आप हमेशा देख लेना, जब भी उन्होंने मुश्किल और कुछ अलग पूछा है वो आईआईटी, जेई एडवांस, जेई मेंस या किसी न किसी एम्स जैसे एग्जाम का ही सवाल उठाते हैं, और उन्हीं के ये ऐसे सवाल हैं जो हो सकते आ सकते हैं। इसीलिए तो थंबनेल में लिखा था ओनली फॉर हैकर्स। आप भी बन जाइए हैकर हमारे साथ। आइए अगला सवाल देखना। ए बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, मतलब भाई सीधा रास्ता है, ठीक है। ए स्कूटरिस्ट मतलब स्कूटर वाला आदमी विशेष टू ओवरटेक द बस, हिम्मत तो देखिए, स्कूटर है पास में और चाहता है कि बस को ओवरटेक कर लूं, वो भी कितने सेकंड में, मात्र 100 सेकंड में। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर, और बस ऑलरेडी 1 किलोमीटर आगे चल रही है, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। आइए भाई इस स्कूटर वाले की धुआं निकालते हैं, इस बस वाले का धुआं स्कूटर वाला निकालेगा। कैसे निकालेगा, कलर बदल ले क्या, स्काई कलर बना ले क्या, स्काई। आइए सर बना लीजिए, आपको जो कलर बनाना, आप तो सवाल सिखाइए बस। देखो बोर्ड को भी अब नाटक होंगे। चलो मिट गया, चलो ठीक है। तो क्या है भाई, ये है अपनी सीधी सड़क। कौन सी सड़क, सीधी सड़क। एक है अपनी बस, कौन सी बस सर, कोई भी मान लो स्कूल बस, टवेरा। ए बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एक बस है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, ठीक है बॉस। ऑन ए स्ट्रेट रोड ए स्कूटरिस्ट, यहां है अपने स्कूटर वाले अंकल। स्कूटर वाले अंकल का स्कूटर कैसे बनाऊं मैं, ऐसे बना दूं क्या, इसके ऊपर अंकल बैठे हुए, स्कूटर वाले अंकल, ठीक है। और वो चाहते हैं कि मैं इसको कितने सेकंड में, 100 सेकंड में, 100 सेकंड में इसको ओवरटेक कर लूं, ठीक है। और ये इससे कितना पीछे है, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर तो ऑलरेडी पीछे हैं, और वो इसको ओवरटेक करना चाहते हैं। तो अंकल बोल रहे हैं भाई कि मैं इसको कितना भगाऊं। एक अंकल स्कूटर लेकर इस बस को पकड़ना चाहते हैं और उनके पास केवल 100 सेकंड है। वो मुझे पूछते हैं कि सुधांशु भाई मैं अपने स्कूटर को कितनी रेस से भगाऊं कि मैं इस बस को पकड़ लूंगा। और उनको किसी बस के अंदर खुफिया एजेंट ने बता दिया कि 10 बस जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। तो देख लो, अगर आपको 100 सेकंड में पकड़ना है तो आपको कितनी स्पीड से भगाना है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमारे पास दुविधा आ जाती है सर कि अगर मैंने इसके ऊपर इक्वेशन लगाकर अगर ये निकाल लिया कि ये 100 सेकंड में कितना आगे जाएगा तो मेरा सर मामला बिगड़ जाएगा। अगर मैंने बस का निकाल लिया तो भी मामला बिगड़ जाएगा। दोनों का साथ में कैसे निकाले। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन रिलेटिव कंसेप्ट को यूज करते हैं। जब भी अपन रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो b माइनस ए माइनस बी, ये वो फलाना ढिमका पढ़ते रहते हैं अपन।
नहीं जरूरत है मित्र, नहीं है बिल्कुल जरूरत। आपको कंसेप्ट समझना है, फील लीजिए फिजिक्स की। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? रिलेटिव मोशन का मतलब है रिलेटिवली देखो, रिलेट करो। रिलेट करो मतलब कि अगर दो चीजों में आपको रिलेट करना है तो एक को खड़ा कर दो और फिर दूसरे को रिलेट करो। यानी कि ये 20 से भाग रहा है, ये 10 से भाग रहा है, आपको ही पूछे कि इसकी वेलोसिटी इसके रिलेट में कितनी है, तो इसको रोक कर फिर देखोगे वो कितनी स्पीड से भाग रहा है। वही काम अपन यहां करेंगे। अपन क्या करेंगे, अंकल को उसको 100 सेकंड में पकड़ना है। अरे अपने को जरूरी थोड़ी है 100 सेकंड में पकड़ना, अपन तो जब मन चाहे तब पकड़ सकते हैं। तो देखना भाई, ये है अपने अंकल, ये जा रही है बस। बस कितनी आगे है भाई साहब? बस आगे है 1000 मीटर। ठीक है सर, 1000 मीटर आगे है। कितने टाइम में पकड़ना चाहते हैं सर? 100 सेकंड में पकड़ना चाहते हैं। बस किस स्पीड से चल रही है सर? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है सर, अब देखना मेरी बात, मैं क्या बोलता हूं, अंकल आप रुकिए, अंकल आप रुकिए, अपन अपना आपका हिसाब लगाते हैं कि आपको किस वेलोसिटी v से आगे बढ़ना चाहिए। मैं अंकल को बोलता हूं आप रुकिए, मैं पहले बस का तो हिसाब कर लूं। बस का हिसाब कैसे कर लूंगा? अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है तो ये देख लो कि वो 100 सेकंड में कितनी आगे चली जाएगी। वो 100 सेकंड में कितनी आगे चली जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? 10 इनटू टाइम कितना है? 100। तो ये क्या 1000 मीटर, 1000 मीटर इस 10 सेकंड में आगे चली जाएगी। यानी कि अब क्या हो गया, देखो भाई, अंकल से बस 1000 मीटर तो पहले से आगे थी, अब 100 सेकंड में वो 10 की स्पीड से चल रही है तो वो 1000 मीटर और आगे निकल जाएगी। तो यानी कि टोटल कितनी? 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। 2000 मीटर जो है वो बस अंकल से आगे है। और अंकल अब किस वेलोसिटी से चले कि वो इसको 100 सेकंड में पकड़ ले? तो अब तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात क्या है कि वो वेलोसिटी निकालिए, वो वेलोसिटी निकालिए कि अपन 100 सेकंड में 2000 मीटर तय कर लें। तो ये तो बहुत आसान बात हो गई सर, ये तो बहुत आसान बात हो गई। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2000 है। टाइम कितना है? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कटाकट और 20 मीटर पर सेकंड जो है अपना आंसर आ गया। तो कैसे किया? अपन ने बोला अंकल आप रुकिए, हम पहले बस का हिसाब कर लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए कि 100 सेकंड में बस कितनी आगे चली गई। तो 10 की स्पीड से बस चल रही है तो 100 सेकंड में 1000 मीटर और चलेगी। 1000 तो पहले से आगे थी, 1000 और चलेगी तो टोटल 2000 चली गई। 2000 चली गई, इसकी वेलोसिटी v किससे भगाए कि वो 100 सेकंड में 2000 मीटर तय कर ले। तो अपन ने सीधा सीधा डिवाइड कर आंसर निकाल लिया 20। और ये क्वेश्चन AIPMT 2009 में आ चुका है। तो देखने में ये सवाल जो है वो आपको थोड़ा सा उधड़ खाबड़ लगेगा कि दो दो चीजों को एक साथ कैसे सॉल्व करें, पर जब तक है हमारा साथ तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्या कंसेप्ट चमकाया नहीं ये बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आग बरसा दीजिए मित्र, बिल्कुल धुआंधार तरीके से आग बरसा दीजिए। लाल कलर के जो दिल हैं वो बरसा दीजिए। अगर कुछ दिल बच चुके हैं मेरे लिए तो मेरे लिए बरसा दीजिए। धुआंधार तरीके से आपको सवाल करवा रहे हैं। ये सवाल समझाने में मुझे 2-2 3-3 मिनट लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट चमकाना चाहता हूं। देखो 1D मोशन से जितने टाइप के सवाल बनते हैं मैं सब बता दिए। एक तो ये पकड़ने वाले सवाल बनते हैं, एक ग्राफ वाले सवाल बनते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन अब तक नहीं बने पर जो बन सकते हैं जैसे कि डायरेक्शन चेंज करने वाले, ठीक है, रूट वाले, या फिर कौन सा ऑपोजिट ग्राफ नहीं होगा, इस टाइप के भी करवा दिए। और भी हम बहुत सारे करेंगे। एक ये ऊपर गिराने वाला नीचे गिराने वाला पूछा जाता है, उस टाइप के भी करवा दिए। ठीक है, तो हर टाइप का मैं सवाल करवाऊंगा और ये समझाऊंगा आपको कि अगर इन सब में से किसी भी टाइप के सवाल आपको करवाए जाते हैं तो मैं हर टाइप के सवाल को सॉल्व करने का आसान तरीका आपको सिखाता जा रहा हूं। अब इनमें से कोई भी नीट में आया तो आपको इन सवालों के ऊपर इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इस क्लास के बाद कि इनमें से कोई भी सवाल अगर नीट के परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको याद करना है कि सुधांशु भैया ने कैसे सॉल्व करना सिखाया था। चलो उस कंसेप्ट को लगाकर इसको सॉल्व करते हैं, 15-20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं चाहता हूं ये कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसे, तो दिमाग में घुसाने में मुझे समय लग रहा है, पर वहां निकाल कर सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर विश्वास नहीं होता एक बार ये जो पढ़ा रहा हूं इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। इन नोट्स को रिवाइज कर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो। उसके बाद इन क्वेश्चनों को केवल देखना। मैं इन क्वेश्चनों की पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इनको देखना, फटफट ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जिन सब सवालों के बाद में मैंने सॉल्यूशन भी दे रखे, आप उन सॉल्यूशन को देखोगे तो वो एक भी सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो आइडियल सॉल्यूशन है जो बुक में या फिर एनटीए ने दिए। हम उन आइडियल सॉल्यूशन या एनसीईआरटी की किताबों के सॉल्यूशन को थोड़ी देखेंगे, हम तो स्मार्ट कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, आइए भाई मेट्रो स्टेशन की ओर चलते हैं। बस है, बसों की बात कर ली, स्कूटर की बात कर ली, अब मेट्रो की भी बात कर लेते हैं। नीट 2017 में बहुत ही सुंदर सवाल पूछा था। सुंदर इसलिए था क्योंकि इस सवाल में प्रीति आई थी। और प्रीति कौन सी सर? वही कबीर सिंह वाली प्रीति,
वो प्रीति भी सुंदर थी, ये प्रीति भी सुंदर है। आइए भाई, क्या है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन। सर अब तक स्कूटर और बसों की बात कर ली, अब मेट्रो स्टेशन की भी बात कर लो। आइए भाई, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर। एस्केलेटर क्या है, स्वचालित सीढ़ियां। जिन सीढ़ियों पे आप खड़े रहते हो वो अपने आप ऊपर चढ़ा देती है। तो सुनना मेरी बात, अब देखना है प्रीति कितनी नटखट थी। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलेटर वाज नॉट वर्किंग। भाई प्रीति के साथ ये तो गलत हुआ, काम ही नहीं कर रहा है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलेटर, मतलब रुके हुए एक्सेलेटर पे चढ़ी और उसको T1 समय लगा चढ़ने में। फिर ऑन अनदर डेज शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलेटर। अब अगले दिन क्या हुआ कि वो तो चुपचाप खड़ी है, ठीक है, पर वो एक्सेलेटर चल रहे हैं। देन उसको कितना टाइम लगा, T2 समय लगा। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलेटर विल बी। क्या हुआ समझना भाई, सवाल समझना। प्रीति रोजाना अपने ऑफिस जाती थी मेट्रो से, ठीक है सर। आपको क्या करना है, प्रीति से करना है भाई, क्या करना है अभी समझाऊंगा मैं, सुनना। जब प्रीति रोज अपने ऑफिस जाती थी मेट्रो स्टेशन से भाई, तो एक दिन क्या हुआ, रोज वो जब एक दिन ऐसा हुआ कि मेट्रो जो सीढ़ियां थी वो बंद थी, सीढ़ियां पे काम चल रहा था, वो किसी कारण से नहीं चल रही थी, स्वचालित सीढ़ियां। तो उसको उन सीढ़ियों के ऊपर, जैसे कि मान लो कि उसको ये सीढ़ियां हैं अपनी, क्या है, सीढ़ियां, ठीक है। जैसे कि सीढ़ियों की लेंथ मैंने L मान ली, ठीक है। तो उसको इन सीढ़ियों के, जब ये सीढ़ियां बंद थी, स्टॉप, जब ये सीढ़ियां बंद थी तो उसको ऊपर चढ़ने में T1 समय लगा। फिर उसने अगले दिन नोटिस किया कि वो आराम से सही समय पर निकल गई घर से और सीढ़ियां भी अच्छे से चल रही थी। तो अब सीढ़ियां चल रही है, क्या चल रही है, सीढ़ियां तो चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, रन कर रही है सीढ़ियां। और लेंथ तो अभी भी वही है, ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों की लंबाई बढ़ गई, लेंथ अभी भी वही है। पर इस बार प्रीति बहुत शांति से खड़ी खड़ी फोन चला रही है सीढ़ियों पे, उसे कोई जल्दी नहीं है, तो उसको तब जाने में T2 समय लगा। फिर एक दिन क्या हुआ भाई, प्रीति जब ऑफिस जा रही थी तो लेट हो गई। जब ऑफिस जाने में लेट हो गई तो उसने बोला आज एक्सेलेटर तो काम कर ही रहा है, मैं भाग के और चल जाती हूं, मैं भाग के और चढ़ जाती हूं। तो इस दिन तो सीढ़ियां भी चल रही थी, सीढ़ियां भी ऊपर चढ़ रही थी और प्रीति भी चढ़ रही है, ठीक है। और तब इसको समय लग गया मान लो T, तब उसको T समय लग गया, यहां T1, यहां T2, यहां T समय लग गया, ठीक है। अभी भी लेंथ तो उतनी रहेगी। तो ये पूछा है कि अगर बंद सीढ़ियों में उसे T1 समय लगता है, चालू सीढ़ियों में उसे T2 समय लगता है, तो जब सीढ़ियां भी चले और प्रीति भी दौड़े तब कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। क्या सवाल समझ में आया? देखो मेरा काम है तुमको सवाल सॉल्व करना सिखाना, तो पहले हमेशा सवाल पढ़कर अपने को सवाल क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है वो समझना होगा, और वही मैंने आपको समझाया। अब अपन देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सुनना मेरी बात, यहां पर केवल क्या चल रहा था, सीढ़ियां चल रही थी, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी थी v एक्सेलेटर की VE, यहां पर केवल प्रीति चल रही है तो मैंने वेलोसिटी मान ली VP, प्रीति की वेलोसिटी। यहां पर दोनों चल रही है तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी, वेलोसिटी ऑफ सीढ़ियां प्लस वेलोसिटी ऑफ प्रीति, ठीक है। तो यहां नेट वेलोसिटी इतनी हो गई। क्या मैं इस VE को लिख सकता हूं? सर लिख सकते हो। लेंथ ओपन टाइम, टाइम कितना लगा, T1 लगा सर, ठीक है। यहां मैं लिख सकता हूं, यस सर। प्रीति की लिए वेलोसिटी कितनी लिखूंगा, लेंथ ओपन टाइम T2 लगा सर, ठीक है। क्या मैं नेट वेलोसिटी लिख सकता हूं? सर लिख सकते हो। V नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ तो अभी भी इतना ही है और टाइम कितना लगा, T लगा, और अपन को यही जो T समय है वो निकालना है। तो निकाल सकते हैं सर, ये तो बहुत आसान सी बात है। कैसे, अपन एक इक्वेशन है अपने पास, V नेट इक्वल्स टू VE प्लस VP। तो V नेट मैंने क्या लिख दिया, L ओपन T, VE क्या लिख दिया, L ओपन T1 प्लस P क्या लिख दिया, L ओपन T2। L कट जाएगा तो 1 ओपन T इक्वल्स टू 1 ओपन T1 प्लस 1 ओपन T2। तो कुल समय कितना लगा था उसके लिए ये आंसर आ गया। सवाल सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं पर समझ में आना चाहिए। जब ये सवाल नीट में पूछा गया था या फिर जब भी मैं देखता हूं तो बच्चों को PYQ पूछना क्या चाहता है वही समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये T1 T2 ओपन T2 प्लस T1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप जब भी 1 ओपन T इक्वल्स टू 1 ओपन T1 प्लस 1 ओपन T2 को सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे ले सिखा देता हूं। T1 T2 का एलसीएम आ जाएगा T1 इंटू T2, ऊपर आ जाएगा T2 प्लस T1, और ये बराबर होगा किसके, 1 ओपन T के। दोनों को उल्टा कर दो तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 T2 ओपन T1 प्लस T2। क्लियर है, आंसर नंबर 2 सही है, ठीक है। समझ में आया भाई, बढ़े आगे, बढ़िए सर। चलिए भाई आगे चलते अगले सवाल की ओर।
आइए मित्र, नीट 2025 का सवाल ले लेते हैं। अब नीट 2025 का सवाल ले लेते हैं। अब तक अपन ने लगभग सभी कंसेप्टों को ट्राई किया। अब देख ले कि 2025 में क्या पूछा है, क्या ये हमसे होगा? क्योंकि हमारा डर तो नीट 2025 ही है कि 26 में फिर ऐसा आया तो क्या करेंगे। भाई सवाल समझना, देखो नीट 2025 की सबसे खतरनाक बात क्या थी पता है? कि लोगों को सवाल पढ़कर समझ में नहीं आए। वो आज दिन तक 24, 23, 22, 21 में सरल सरल सवाल पूछे गए तो सरल प्रैक्टिस कर गए थे। जब इतने बड़े बड़े सवाल देखे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि करना क्या है। समझ में आ जाते तो सवाल बहुत आसान थे। दो सिटी है एक्स और वाई, ठीक है सर, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने डी मान ली सर, ठीक है। अब यहाँ बसों की सर्विस चलती है, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में, ठीक है सर। अब जब ये बसों की सर्विस चलती है सर, तो एक बस को यहां जाने में टोटल टी समय लगता है, या फिर यहां से यहां आने में भी टी समय लगता है। एक दिन एक मैडम आई, कौन सी मैडम आई सर? फिर प्रीति मैडम। एक दिन एक मैडम प्रीति आई, तो प्रीति मैडम जब 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने स्कूटर को भगा रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी दिशा में ही जब एक्स की वाई की ओर जा रही थी वो, तो उन्हीं की दिशा में जब उनको बस क्रॉस करती है तो हर 30 मिनट में उनको एक बस क्रॉस कर रही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में वाई से एक्स डायरेक्शन में हर 10 मिनट में उनको एक बस क्रॉस कर रही है। अब पूछा है कि ये जो टोटल टाइम पीरियड है वो और इन बसों की स्पीड निकालिए। क्या सॉल्व कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। सुनना, जब प्रीति भी एक्स से वाई की ओर जा रही थी और बस भी एक्स से वाई की ओर जा रही थी, ठीक है। प्रीति जा रही थी 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और बस भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी वी से, तो अपन को रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? बस की वेलोसिटी माइनस प्रीति की वेलोसिटी, क्या हो जाएगी? बस की वेलोसिटी माइनस प्रीति की वेलोसिटी। दूसरा देखना, दूसरा मैं कह दूं कि जब प्रीति तो एक्स से वाई की ओर जा रही थी, तब उसको यहां कितना 30 मिनट लग रहा था। इसको मैं घंटे में चेंज कर दूं, 1/2 आवर लिख सकता हूं, क्योंकि ये आवर में तो ये भी आवर में ही लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है सर। और जब बस वाई से एक्स की ओर आ रही थी, तब बस वाई से तब 10 मिनट लग रहे थे, ठीक है। और अगर तब मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखना चाहूं तो मैं वीबी प्लस 60 लिख सकता हूं क्या? यस सर, लिख सकते हो। क्या यहां तक बात क्लियर है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकली? भाई अपन को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपन केवल x से y के लिए टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी नहीं लिख सकते, अपन को इनको रिलेट करना होगा, तभी अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है सर। अब देखना, अब अपने पास ये चीजें आ गई। अब मैं इक्वेशन बनाता हूं दो। कैसा? कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी होता है क्या? यस सर होता है। तो मेरी पहली इक्वेशन देखना, यहां लगा अपन को आधा घंटा हावर में, इक्वल्स टू डिस्टेंस तो d मान ली थी अपन ने, और वेलोसिटी कितनी है? रिलेटिव vb माइनस 60। तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन 10 मिनट लगे, यानी 1/6 आवर इक्वल्स टू d अपन vb प्लस 60, ठीक है सर। तो यहां आपकी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और 2। क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं? कर दो सर। तो डिवाइड करने पर कुछ ऐसा आएगा कि vb प्लस 60 अपन vb माइनस 60 इक्वल्स टू 3, ऐसा आ जाएगा डिवाइड करने पर। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3vb माइनस 180, ये यहां के प्लस हो जाएगा। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं, vb प्लस 60 इक्वल्स टू 3vb माइनस 180, ठीक है। तो इसको जब vb को इधर लाके सॉल्व करेंगे, 2vb इक्वल्स टू 240, तो vb इक्वल्स टू 120 आंसर आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसा ऑप्शन है 120 किलोमीटर पर आवर? यस सर, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अब निकालना है आपको टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखा देता हूं, बट इतना आपका होमवर्क है। कैसे निकालेंगे समझना। आपके पास यहां से बस की स्पीड आ गई सर, अगर बस की स्पीड आपके पास आ गई है सर, तो अब आप जो ये इक्वेशन 2 है, कोई भी इक्वेशन 2 है, वहां बस की स्पीड को पुट कीजिए और डिस्टेंस की जगह आप टाइम इनटू बस की स्पीड लिख दीजिए। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। अपन ने बोला था सर कि 1/6 इक्वल्स टू क्या? डिस्टेंस अपन वेलोसिटी ऑफ बस, आ गई 120 प्लस प्रीति मैडम की स्पीड 60, तो 1/6 इक्वल्स टू, इस डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इस डिस्टेंस की जगह बस की स्पीड इनटू मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं, ठीक है। अपन 120 प्लस 60, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 180 इक्वल्स टू 720 की, तो जब इस t को मैं सॉल्व करूंगा तो ये यहां से यहां कट गया, 2/8 यानी कि 1/4 आवर,
1/4 आवर यानी कि कितने मिनट हो गए, इंटू 60 कर दो तो मिनट कितने हो गए, 15 मिनट। 15 मिनट लगेंगे जी, बिल्कुल सही। तो 15 मिनट और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये पीवाईक्यू क्लियर है भाई? क्या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए सर? यस सर, बढ़ा जाए। देखना भाई अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है ये रहा भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। कहां पूछा गया है सर? जेई मेंस में। जेई एडवांस, एम्स, नीट सब कर चुके, अब जेई मेंस की ओर आ जाए। जेई मेंस 2024 में 9 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। सारी डिटेल लेके आए हैं। 2 कार हैं, एक है कौन सी कार बननी है यार तुमको, एक अपना मान लो BMW, एक मर्सिडीज, सबने बड़े देखो। 2 कार आर ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। 2 कार है भाई, मान ही नहीं रहे, 20 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। दुश्मन बैठे हुए हैं अंदर, उड़ाना चाहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। व्हेन द कार आर 30 मीटर अपार्ट, मित्र जब ये 300 मीटर दूर है, ठीक है, बोथ द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक। अब इनको पता पड़ता है कि नहीं यार नहीं मारना चाहिए, तो दोनों ब्रेक मारना शुरू करते हैं। एंड द कार रिटार्डेड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्ड करते हैं यानी कि एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों के लिए है। द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम एट रेस्ट, 300 मीटर था, अब ब्रेक लगाना शुरू किया 300 मीटर पर, कितने पास जब ये रुकेंगी तब ये कितनी पास आ जाए, ये पूछा है। समझे भाई सवाल? 2 कार थी, एक कार ये रही, दूसरी कार ये रही। ये भी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, बढ़िया मजे में, ये भी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से। अचानक देखा सामने दूसरी कार आ रही है, तो 300 मीटर जब ये दूर था तब इनको पता पड़ा कि हमको ब्रेक मारना चाहिए, और जब ब्रेक मारना शुरू किया तो इनके ऊपर रिटार्डेशन लगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दोनों का लगा। तो ये दोनों कितनी पास आ जाएंगे? सीधी सी बात है भाई, कुछ नहीं करना है। आप गति की नियम या इक्वेशन लगाकर इस डाटा को यूज कर आप एक को सॉल्व कर लीजिए, और एक का जितना आएगा उतना ही दूसरे का, क्योंकि दोनों की डाटा सेम है, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, S इक्वल्स टू V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर? लिख सकते हो सर। तो जब ये फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी 0, क्योंकि ये रुक जाएंगे। U कितना है 20, तो 0 इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, सीधा 400 ही लिख दो सर, सीधा 400 प्लस 2 इंटू A कितना है -2 इंटू S अपन को निकालना है, तो S इक्वल्स टू कितना आ गया 100 मीटर, यानी कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी 100 मीटर, और ये भी कितना करेगी 100 मीटर। पहले 300 दूर थे, 100 दोनों ने कवर कर लिया, तो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची 100, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या बात क्लियर है? हर टाइप का सवाल अपन कर रहे हैं, टकराने वाला और जो जो भी पूछा जाता है वो। अब पैराशूट भी कर लेते हैं, अगर टकराने की बात कर ली तो पैराशूट से छलांग भी लगवा लेते हैं आदमियों को। आइए भाई पैराशूट वाला सवाल कर लेते हैं। पैराशूट वाले सवाल बढ़िया होते हैं भाई। क्या है? ए पैराशूटर जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन ए पैराशूट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ फ्री फॉल एंड स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड व्हाइल डिसेंडिंग with the help of parachute the speed of parachuter is इतना the initial height of aeroplane। बढ़िया सवाल है भाई, जेई मेंस में पूछा गया, नीट में ऐसा सवाल आने के बहुत बढ़िया चांस है, क्योंकि है आसान बट लेंदी है। तो देखना भाई क्या है, ये पैराशूटर जंप करता है, यहां से इस आदमी ने जंप किया, पैराशूटर को गोल बना दिया मैंने, जंप करता है एरोप्लेन से एंड ओपन ए पैराशूट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ फ्री फॉल। पहले फ्री फॉल होता है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना, जब भी फ्री फॉल दिखे एक बात पकड़ लेना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो जो पहले फ्री फॉल करता है कितने सेकंड तक फ्री फॉल करता है सर? 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक फ्री फॉल करता है, और फिर वो अपना पैराशूट खोल देता है, और सॉरी जब वो पैराशूट खोलता है तो वो डी एक्सेलरेट होना शुरू करता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो जब वो पैराशूट खोलता है तब उसका एक्सेलरेशन कितना होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर, ठीक है, एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड व्हाइल डिसेंडिंग विद द हेल्प ऑफ पैराशूट द स्पीड ऑफ पैराशूटर इज इतना। और जब वो ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, कितना 10 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, तब हाइट ऑफ ग्राउंड तो क्या बोल रखा है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है 5 मीटर पर सेकंड होती है, द इनिशियल हाइट कितनी होगी। तो बढ़िया सवाल है, देखना भाई यहां 3 केस सिनेरियो है, पहले फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 सेकंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो सुनना भाई v इक्वल्स टू u प्लस at। फ्री फॉल के अंदर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, क्या g के बराबर है? यस सर। तो
क्या यहाँ की तुम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो? यस सर। और जो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी होगी क्या वो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी होगी? यस सर। अगर तुम यहाँ की फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे, टाइम तुमको पता है, जी पता है, तो तुम क्या ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? निकाल सकते सर। अब यहाँ की फाइनल वेलोसिटी तुम्हें, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है, फाइनल इस पॉइंट की दे रखी है 5, तो यहाँ भी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो क्या यहाँ भी तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? निकाल सकते सर। अब जब वो नीचे जाएगा तो यहाँ की भी तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो क्या तुम ये डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। तो तीनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों केस अलग अलग है और तीनों को जोड़ना पड़ेगा। होमवर्क है तुम्हारे लिए। अब एक एक सवाल अपन ऐसे सवाल कर चुके हैं, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे, बट तुमको सिखा दिया, बाकी सॉल्यूशन तो यहाँ दे ही रखा है। देख लो, तीनों अलग अलग केस है। जो सीखने की चीज है वो अपन नहीं सीखेंगे। अब जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपको होमवर्क दिया जाएगा। भाई कुछ होमवर्क भी तो मिलना चाहिए। ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड इतना एंड अदर हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल इतना इतना। यानी कि एक डिस्टेंस थी, ठीक है, उसमें आधी डिस्टेंस तो एक पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तय करता है और जो आधी बची है उसको और दो पार्ट में तय करता है, एक 4.5 से और एक 7.5 से। तो इसकी पूरे के अंदर एवरेज वेलोसिटी क्या रही है, एवरेज स्पीड क्या रही है, पूछा है आपको। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं डिस्टेंस d, इसको मान लेते हैं अपन d/2। सॉरी, अपन क्या करते हैं भाई, ऐसे में अपन ये करते हैं मित्र, क्या करते हैं, ये मिट नहीं रहा है, लो हाथ से मिटा दूंगा मैं, तो मिट गया। तो अपन ऐसे में क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस d, इसको मान लेते हैं d/2, इसको मान लेते हैं d/4, इसको मान लेते हैं d/4। वेलोसिटी और डिस्टेंस है, टाइम निकालते हैं, फिर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम इक्वल्स टू अपन एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। माथा फोड़िए, ये नहीं करना। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि जब सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल किया जाता है तो v एवरेज जो रहता है वो कितना रहता है, 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। तो इसमें दो बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले d/4 डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल की, फिर इनकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो टोटल d/2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और d/2 दूसरी 3 ट्रैवल कर रही है। तो क्या करेंगे देखना, 2 into 4.5 into 7.5 अपन 4.5 प्लस 7.5। तो यहां से एवरेज स्पीड आ गई कौन से ड्यूरेशन में, यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड आपको मिल गई। अब d/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में इतनी एवरेज स्पीड है और पहले के d/2 में इतनी स्पीड है। तो जब इसको सॉल्व करके जो निकालोगे उसके लिए फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा v1 v2 अपन v1 प्लस v2। अब यहाँ v1 क्या है, 3 है, और v2 उसको सॉल्व कर अपन निकाल लेंगे। फिर जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। होमवर्क है, बहुत आसान सवाल है, ऐसा नीट में बहुत बार पूछा गया है। जेईई मेंस 2026 का सवाल है, ये तो अपन पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क के लिए ही मैं लाया था। क्या देखना, ये पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड कोऑर्डिनेट इज दिस। अब यहाँ 5 चीजें दे रखी है, इन 5 में से कितने सही है ये आपको पूछा है। तो ये पांचों चीजें निकालना अब तक हम वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। ये पांचों चीजें निकालना अब तक हम वीडियो में सीख चुके हैं और आपको निकालकर ये चेक करना है कि क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इससे आपका पूरा अब तक जितना पढ़ा वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क में है भाई। जो नए सवाल है वो करेंगे, रिपीटेड सवाल नहीं करेंगे। जेईई एडवांस का एक सवाल है, आइए देखते हैं। एडवांस का तो मैं करूंगा ही करूंगा, मेरे को, मैं तैयारी करता था तब भी बहुत मजा आता था एडवांस के सवाल करने में, आज भी आता है। एडवांस का तो करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस तो आए। ए बर्ड इज फ्लाइंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो अपन भाई दिशा बना लेते हैं, दिशा बना लो जब भी दिशा की बात हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब दोनों के बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच। क्या हो गया भाई, दोनों के बीचों बीच, पूरा वापस ही बना देता हूं यार, काटा पीटी होगी, मजा नहीं आएगा। दोनों के बीचों बीच यानी कि यहां से भी एंगल 45 है, वहां से भी 45 है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 4√2 विद रेस्पेक्ट टू द वाइंड। अब देखना, ये जो वेलोसिटी है वो बर्ड की वेलोसिटी नहीं है, इसकी वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू वाइंड, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यहां पर 3 वेलोसिटी है, एक तो वाइंड की वेलोसिटी जिसको मैं VW बोलूंगा, एक बर्ड की वेलोसिटी और एक बर्ड की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाइंड। तो ये कौन सी वेलोसिटी दे रखी है आपको, ये दे रखी है रिलेटिव वेलोसिटी। ये दे रखी है आपको बर्ड की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाइंड, कितनी दे रखी है, 4√2 दे रखी है, ठीक है। फ्रॉम ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वाइंड जो है वो कहां जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में वाइंड जा रही है, ऐसा, ठीक है। कितनी स्पीड से जा रही है, 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बर्ड इन 3 सेकंड। 3 सेकंड में बर्ड का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा ये निकालना है। तो बहुत आसान सी बात है, आपको वाइंड की जो स्पीड है वो दे रखी है, देखना ये दे रखी है आपको
बर्ड की स्पीड वाइंड के रेस्पेक्ट में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं v बर्ड की वेलोसिटी वाइंड के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू vb माइनस vw। ये कितना दे रखा है 4√2। अगर 4√2 के मैं दो कंपोनेंट लिखना चाहूं तो यहां भी 4 लिख सकता हूं, यस सर। और यहां अपन को एक वाइंड की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है पहले से, तो मैं बर्ड की वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं, सॉरी मैं किसकी vbw को क्या लिख सकता हूं 4i कैप प्लस 4j कैप इक्वल्स टू बर्ड की वेलोसिटी तो अपन को निकालनी है और वाइंड की वेलोसिटी अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है माइनस j कैप में। कितनी माइनस j कैप में दे रखी है 1 j कैप 1 j कैप, ये अपन को दे रखा है, ठीक है। तो vb मेरे को निकालना है, तो vb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vb इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3j कैप, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा vb इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 1j कैप आएगा, ये 1j कैप माइनस 1j कैप 3j कैप आ गया, ठीक है। तो vb का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड 5 है और 3 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, तो अपन को विस्थापन निकालना है, 15 आ जाएगा अपना विस्थापन। तो देखो केवल इसमें ये दिमाग लगाना था कि ये अपन को रिलेटिव वेलोसिटी दे रही थी, बाकी कोई तीर कमान वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते, सवाल ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है। A particle A start from origin velocity इतना uniform acceleration straight line, another particle B origin moving A with a constant velocity 4 second, find the A start when B particle meet। ऐसा सवाल कर चुके, आसान सवाल है, होमवर्क है आप लोगों का मित्र। जो सवाल कर चुके वो वापस नहीं करेंगे, असर्शन रिवीजन कर लेते हैं, बहुत समय हो गया असर्शन रिवीजन किए हुए। क्या है भाई, देखना, ए बॉडी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑलवेज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक बॉडी जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या वो हमेशा किस में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में। कंसेप्ट याद कीजिएगा, जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, ऐसा बोलना चाह रहा है। क्या वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। देखो नॉर्मल 1D मोशन में तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, बट एक कंडीशन ऐसी है जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर भी ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट फिर भी इसकी जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, एम्स में ये सवाल आया था। दूसरा, ए बॉडी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल नॉट स्पीड अप, मतलब जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसकी स्पीड कभी नहीं बदलती। क्या बोल रखा है, ए बॉडी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल नॉट स्पीड अप, तो ये भी गलत है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसका मतलब हमेशा ये नहीं रहता कि उसकी स्पीड नहीं बदल रही है। यहां भाई आंसर ये क्यों दे रखा है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ए बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, गलत है, ये थोड़ी होता है। और ए बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल नॉट स्पीड अप, मैं चेक कर लूं क्या एक बार आंसर, यहां गलत दे रखा है शायद, ये आंसर जो है वो गलत दे रखा है। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है भाई, आंसर जो है वो गलत दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट भी देख लो, एक बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल नॉट स्पीड अप। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, ये कभी नहीं होता है, बढ़ती है बट एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया था। बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर फॉल्स, ये आंसर आएगा, चौथा आंसर है इसका। ये ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन में नहीं करती पर सर्कुलर मोशन का ये एग्जांपल, इसीलिए ये सवाल यहां ऐड किया था, मिस प्रिंट है ये, ठीक है। अगला सवाल देखना, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर मोशन ऑफ अ बॉडी शो बिलो। अब यहां पर आपको वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, नीट 2024 में आया है, दे रखा है, और आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा है। तो देखना भाई, जहां पर वेलोसिटी जीरो है, जहां पर वेलोसिटी जीरो है वहां एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ठीक है। जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जहां पर वेलोसिटी फिर कांस्टेंट है वहां एक्सेलरेशन, देखो इतनी सी बात समझना, जहां पर वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो है वहां पर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू भी जीरो होगा। जहां वेलोसिटी बढ़ तो रही है, या फिर जहां पर वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है सर। उसके बाद जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब वेलोसिटी कम हो रही है तब भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है, बट ये पॉजिटिव साइड होगा, कौन सी साइड, पॉजिटिव साइड होगा, और ये नेगेटिव साइड होगा। ये स्लाइड क्लियर है क्या, देख लो। जब वेलोसिटी जीरो होगी तब एक्सेलरेशन भी जीरो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी
तो एक्सेलरेशन जीरो। दो कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब वेलोसिटी भी जीरो है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद जब वेलोसिटी एक रेट कांस्टेंट के साथ बढ़े, एक सही तरीके से एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़े, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होगा बट पॉजिटिव साइड होगा, और जब कम हो तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव साइड होगा। वही चीज अपन को यहां देखनी है। देखना, अपन ये देखते हैं कि पहला जो पार्ट है, कलर बदल ले क्या, कलर बदल लेते, आइए मित्र, लाल कलर हो गया बहुत समय आते हुए। ये जो पहला पार्ट है उसके अंदर क्या हुआ भाई, इसको लो, ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर वेलोसिटी जीरो है, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। क्या चारों में जीरो है? क्या चारों में जीरो है? यस सर। दूसरा देखना, वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसमें क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं सर, तो ग्राफ गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया। इसमें कांस्टेंट तो है पर नीचे बढ़ रही है, कम हो रहा है, नीचे नेगेटिव साइड है, गलत है सर। इसमें ऊपर भी है और कांस्टेंट भी है। देखो आगे, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तो यहां फिर जीरो है। फिर कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये कांस्टेंट है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या बात क्लियर है? क्या आगे बढ़े? इस स्लाइड को एक बार दोबारा देख लो भाई। क्या आगे बढ़े? बढ़िए सर। तो बस यहीं तक थे शायद अपने सवाल, ठीक है, तो यहीं तक थे अपने सवाल। अपन ने लगभग सारे 1D के जितने टॉपिक है उन सबको कवर करने की कोशिश की है। कुछ आपको होमवर्क भी दे रखा है। बाकी आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऐसी सीरीज लेके आए हैं, बहुत मेहनत से ये वीडियो, ये पीपीटी, ये क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं मैं आपके लिए। तो जो प्यार है वो कमेंट बॉक्स में बताते रहना, दर्शाते रहना। बाकी एक बात यहाँ लिखी हुई है हमारे पीपीटी वाले भैया ने, डॉक्टर बनना है तो एक्सक्यूज नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन बस एक चीज का मांग रहा हूं कि अगले 25 दिन मेरे साथ रोज रात को 9 बजे आप यहाँ आना। आज अपन ने थर्सडे के दिन 1D मोशन पढ़ा है, वेडनेसडे के दिन अपन 2D मोशन पढ़ेंगे। सॉरी वेडनेसडे कहाँ गए भाई, 1 घंटे से पढ़ा के मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, 1 घंटा क्या ज्यादा हो गया, 1.5-2 घंटे होने आगे होंगे। तो शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि थर्सडे के दिन अपन 1D पढ़ेंगे, फ्राइडे के दिन अपन 2D पढ़ेंगे। और इस बार केवल इस सप्ताह में मैं सैटरडे और संडे कोई क्लास नहीं लूंगा, सैटरडे और संडे कोई क्लास नहीं लूंगा। कोई और सेशन आपके लिए रखवा देंगे, कोई स्ट्रेटेजी मोटिवेशन वाला, पर क्लास नहीं होगी। फिर अपन अगले वीक में मंडे टू लेकर सैटरडे लगातार क्लास लेंगे और आपके चैप्टर खत्म करते जाएंगे। मंडे को एनएलएम से शुरू करूंगा, फिर ट्यूसडे को वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद रोटेशनल मोशन, इस तरीके से अपन चलते जाएंगे और हर रोज एक चैप्टर को खत्म करेंगे। एक चैप्टर से नीट जेईई में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कैसे किया जाता है, ये अप्रोच मेरी रहेगी। कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, ईमानदारी से उनको फॉलो करते रहना, पूरा करते रहना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।